आज अपना लोग देखते हैं, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना लोग त्रिभुज। कल इसके बेसिक्स को देखे थे कि त्रिभुज में समरूपता क्या होता है और सर्वांग समता क्या होता है। आज जो है इसमें मुख्य रूप से जो है जो चैप्टर पढ़ना है 10th में जो त्रिभुज है, यहाँ समरूपता के बारे में ही चर्चा करना है। समरूपता के बारे में चर्चा करना है और समरूपता के बारे में देखे थे कि समरूप होने के लिए क्या चाहिए। उसमें समरूप होने के लिए हमारा जो है जो आकार है ना, वह एक जैसा होना चाहिए। वह उसका जो है साइज बड़ा और छोटा हो सकता है। साइज क्या हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो है उसमें कंडीशन है, शर्त है। यदि उस तरह से वह बड़ा छोटा होता है तो वह हमेशा समरूप होगा। तो दो आकृति समरूप होता है यदि उसका क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो। क्या हो? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। यहाँ जो अपना लोग समरूपता की बात करेंगे तो यहाँ जो है क्लोज्ड फिगर की बात होता है, सरल बंद आकृति की बात होती है। यहाँ जो अपना लोग बात करेंगे सरल बंद आकृति की बात करेंगे। सरल बंद आकृति में सरल बंद आकृति किसको कहते हैं कि जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, सरल बंद आकृति है। और सरल बंद आकृति सबसे पहले देखिए, सरल आकृति को ऐसी आकृति जो अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं करता है ना, अपने आप को कहीं काटता नहीं। अपना लोग पीछे भी पढ़ चुके। यदि इस तरह का कोई आकृति है, इस तरह से इस तरह का कोई आकृति है, यह सरल बंद आकृति नहीं है क्योंकि अपने आप को क्रॉस कर दिया है ना, ये सरल आकृति नहीं है। ये जो है ये सरल आकृति, मान लेते हैं ऐसे कर दिए तो ये सरल आकृति है। अच्छा, यदि इसको पूरे क्लोज कर दिए तो ये सरल बंद आकृति हो गया। यहाँ पर लोग ज्योमेट्री का देखेंगे सरल बंद आकृति में कि यह जो सरल बंद आकृति के बारे में ही पढ़ेंगे कि यह क्या कहते हैं समरूप कौन होगा। यहाँ मुख्य रूप से अपना लोग को त्रिभुज पर फोकस करना है, लेकिन जनरलाइज जो है पहले कोई भी आकृति, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कब समरूप होगा। तो इसमें जो है समरूप होने के लिए क्या है कि अपना लोग चर्चा किए थे कि समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए। समरूप होने के लिए उसका संगत जो है कोण बराबर होना चाहिए। समरूप होने के लिए क्या चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। नंबर 2, उसका जो संगत भुजा है एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो दो सरल बंद आकृति, दो आकृति क्या होगा? समरूप होगा यदि उसका संगत कोण बराबर हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसका संगत भुजा समान अनुपात में हो या एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। एक ही अनुपात में या हो या समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। क्या हो गया? समानुपाती। और इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए अपना लोग पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद थ्योरम है। थ्योरम इसका जो है पहला थ्योरम जो है थेल्स थ्योरम के नाम से है, या आधारभूत प्रमेय इसको बोलते हैं। चूंकि ये थेल्स जो है अपना मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इसको पहले प्रतिपादित किया है, इसलिए उसी के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसको थेल्स थ्योरम कहा जाता है। उसमें है कि थेल्स थ्योरम में एक बार पहले वैसे बोल लेते हैं कि थेल्स थ्योरम में है कि यदि कोई त्रिभुज है और एक भुजा जो है किसी एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के क्या है? समांतर है, और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये जो है क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वह जो भुजा है जो एक भुजा के समांतर है, बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगा, उसका अपना लोग प्रूफ देखेंगे। यहाँ जितना भी थ्योरम है क्या कहते हैं समरूपता में 9 थ्योरम है शायद, तो सिर्फ पूरे 9 का 9 थ्योरम को अपना लोग जो है उसका जो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, फिर अपना लोग एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले ये जो है जनरल फॉर्म जो है, जनरल चीज जो है, कंडीशन जो है त्रिभुज में, अपना लोग का त्रिभुज है, त्रिभुज ट्रायंगल, इसमें लिखिए समरूपता का तात्पर्य आकृतियों के
समान आकार से। आकार से दो आकृतियां समरूप होगी यदि उनके आकार बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे इसमें लिखेंगे समरूप आकृति, जो आकृति समरूप होगा वह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीनों कंडीशन में से या बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या छोटा भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, इससे कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ इस बात से है कि जो है उसके रूप में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए उसका रूप। जिस तरह त्रिभुजाकार है, जिस एंगल के साथ उसी एंगल के साथ होना चाहिए, बड़ा और छोटा हो सकता है। ये छूट है। समरूप आकृति एक दूसरे के बराबर बड़ा या छोटा हो सकता है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। परंतु यह जरूरी नहीं कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम, ये जरूरी नहीं है। सभी सर्वांग सम आकृतियां निश्चित रूप से समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां निश्चित रूप से सर्वांग सम नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। दो आकृतियां समरूप होती है यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनके
संगत भुजा एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात मतलब समानुपात, एक ही अनुपात समानुपात। ये दो कंडीशन है कि दो आकृतियां समरूप होगी यदि उनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 2, यदि उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती हो। तो यदि ऐसा होता है तो वह जो दोनों आकृतियां क्या होगी, समरूप होगी। ये दो कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। इसमें जो है थेल्स साहब का जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है योगदान है समरूपता में। पहला जो थ्योरम है, जैसा कि अपना लोग पहले भी बोले कि उनका योगदान है कि पहला जो थ्योरम है उन्हीं के नाम से है, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, या उसको जो है बेसिक क्या आधारभूत क्या कहते हैं वो प्रमेय बोलते हैं, बेसिक थ्योरम बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, आधारभूत ये समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। आइए उसको जो है थेल्स थ्योरम को लिखते भी हैं, उसको अपना लोग प्रूफ करने का भी कोशिश करते हैं। एक चीज और है कि अपना लोग यहाँ जो है जनरल फॉर्म लिखे हैं, एक जो है आकृति के बारे में लिखे, किसके बारे में लिखे हैं, आकृति के बारे में लिखे हैं, और यहाँ त्रिभुज के बारे में लिखते हैं कि दो त्रिभुज कब जो है समरूप कहलाएंगे। तो लिख लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 2, यदि उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। ये भी लिख सकते हैं, अपना लोग लिख लेते हैं, दो त्रिभुज होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर है तथा उनके संगत भुजा एक ही अनुपात, संगत भुजा एक ही अनुपात में। चलिए अब प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय जो है पहला प्रमेय है ये, इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। जब कोई प्रमेय लिखेंगे ना तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग का, है ना, बुक में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसी स्टेटमेंट को लिखेंगे अपना लोग, है ना। वो अपने भाषा में उसके स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे। प्रूफ जो करना है अपने भाषा में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखेंगे तो सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी जो है उसका जो लाइन लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में उसी को फॉलो करेंगे अपना लोग, है ना। प्रूफ अपने भाषा में कर सकते हैं, सॉल्यूशन अपने भाषा में कर सकते हैं, लेकिन जो थ्योरम है, जो रूल है ना, वो जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में उसी को अपना लोग एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, है ना। वो क्या है कि हम कोशिश ये रहता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है परिष्कृत रूप है ना, उसको जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया गया है और ऐसे लिखा गया है कि उसमें जितना उसका जो एसेंस है, उसका जो मीनिंग है, वह कहीं भी किसी प्रकार से नहीं छूटे। हो सकता है कि जब अपना लोग अपने भाषा में लिखते हो तो हो सकता है लंबा हो जाएगा, या हो सकता है कहने में कुछ छूट जाए। इसलिए जो स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं, जो प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है, उसको अपना लोग जो बुक में है उसी चीज़ को अपना लोग लिखते हैं और प्रूफ अपने भाषा में करते हैं। आइए इसको लिखते हैं, इसके स्टेटमेंट को। यदि किसी त्रिभुज के
एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत ही सुंदर। ये क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। चलिए इसको अपना लोग ग्राफिकली भी देखते हैं, इसका जो है लिखते भी हैं और इसको प्रूफ भी करते हैं। यहाँ जो है इस साइड वाला थोड़ा देख लीजिए कि ये समरूपता जो है, समरूपता का अर्थ है, कल भी अपना लोग चर्चा किए थे कि समान आकार से, है ना। आकृति तो है ही, समान आकार होना चाहिए। इसका औमाप साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां का रूप है ना, रूप एक जैसा होना चाहिए। हालांकि जो जनरल चीज है उसमें यह है कि जनरल जो कंडीशन है उसमें है कि एंगल एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल एक जैसा होना चाहिए। नंबर 2, इसका जो है भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, है ना। ये है कंडीशन। और इसमें जो जितने भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वह समरूप, अवश्य रूप से समरूप होगा। आंख बंद करके उसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, समरूप होगा। क्यों? सर्वांगसम है, उसका साइड भी इक्वल होता है, उसका एंगल भी इक्वल होता है, सब 100% सेम होता है वहां, है ना, सर्वांग सम में। यही कारण है कि जो आकृतियां सर्वांग सम है वे अवश्य रूप से समरूप भी होगी। लेकिन इसके उलट यदि दो आकृतियां समरूप है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वांग सम भी होगा, क्योंकि वह समरूप आकृतियां जो है एक दूसरे से बड़ी, छोटी या बराबर भी हो सकती है। इसलिए जब समरूप आकृतियां एक दूसरे के बराबर होगी तभी वह सर्वांग सम होगी। यदि वह बड़ी या छोटी एक दूसरे से होगी तो वह सर्वांगसम नहीं होगी। इसलिए जो है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होगी। चलिए इसको जो है प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए इस साइड को मिटा देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के एक जो साइड है, एक भुजा जो है, उस भुजा के समांतर एक लाइन खींचा जाता है और इस तरह से खींचा जाता है कि बाकी दो भुजाओं को वह भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कहता है, फिर साहब कहते हैं कि यदि एक भुजा को, एक लाइन को इस तरह से खींचा जाए वह त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जिन भुजाओं को वह भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वह जो है एक ही अनुपात में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद होगी। वे दोनों जो है एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद होगी। आइए इसके प्रूफ को भी देखते हैं। उत्पत्ति लिखते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। इसका थोड़ा लंबा जैसा प्रूफ जाएगा, घबराना नहीं है, हल्का सा। एबीसी त्रिभुज है और एक रेखा काटा है।
डी और ई पर। इसमें क्या करते हैं अपना लोग, बी को इसी मिलाते हैं और सी को जो है डी से मिलाते हैं। सी को डी से मिलाते हैं और बी को ई से मिलाते हैं। एक चीज और करते हैं, डी से एसी पर परपेंडिकुलर खींचते हैं और ई से एबी पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। एम एम इस रेखा का अपना लोग यह जो है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं अपने मन से, कुछ एबीसी त्रिभुज दिया गया है। इसमें जो है क्या किए, बीसी के समांतर एक रेखा खींचे हैं। इस रेखा का नाम मान लेते हैं एल। इस रेखा का नाम हम एल दे देते हैं। यह रेखा एल है जो ए बी और एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। हम क्या किए, बी को ई से मिलाए, सी को डी से मिलाए और एक काम और किए, डी से एसी पर परपेंडिकुलर खींचे, डी एन परपेंडिकुलर टू एसी। और दूसरी बात, ई से ए बी पर परपेंडिकुलर खींचे। ई से कहां परपेंडिकुलर खींचे, ई पर क्या कहते हैं, ए बी पर परपेंडिकुलर खींचे। ठीक है। पॉज कर चलिए, इसमें जो है यह जो है एबीसी त्रिभुज है, एल जो है लाइन है जो एबी और एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। और एल जो लाइन है बीसी के पैरेलल भी है ना। तो हमको ये शो करना है कि एबी ओवर डीबी बराबर एई ओवर ईसी, ये हमको सिद्ध करना है ना। हमको दिया हुआ है कि लाइन एल जो है बीसी के पैरेलल है, बीसी के समांतर है। नंबर 2 कि यह जो है एल जो है एबी को डी पर और क्या कहते हैं एसी को ई पर जो है प्रतिच्छेद करता है। चलिए हम इसके प्रूफ को देखते हैं।